हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है आर्टिकल 79 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो क्या कहता था कि ये यहाँ पे लिखा है, देखो आर्टिकल 79 मैंने प्रीवियसली यहाँ पे ऐड किया कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ, जहाँ जहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, दो हाउसेस होंगे जिनको रिस्पेक्टिवली काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल कहा जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जो है वही पार्ट चैप्टर 2 जो है और पार्ट 5 ऑफ जो यूनियन है जिसमें आता है आर्टिकल 60 वो डिस्कस करेंगे, जिसमें बताया गया काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा है उसकी कंपोजिशन। देखो बहुत ध्यान से देखना, कंपोजिशन टोटल मेंबरशिप जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो कितनी है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कि करंटली भी उतनी ही होंगे। 250 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 मेंबर। ध्यान से देखना कंपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन नहीं, हर बार हर जगह ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसमें 238 है, 238 जो हैं वो स्टेट्स, जो क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज बी है उसमें दिया हुआ 238 जो हैं वो क्या होंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, जो डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली जो है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलएस बैठते हैं वहां से नॉमिनेट करके, सॉरी वो लोग इलेक्ट करके भेजेंगे। 12 मेंबर्स जो हैं वो जो है वो नॉमिनेट करेगा कौन? प्रेसिडेंट। चाहे वो लिटरेचर में कोई पर्सन है जिसके पास स्पेशल नॉलेज है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोई साइंस में है पर्सन, ये ठीक है, कोई सोशल सर्विसेज में किसी ने अच्छा काम किया उसको, कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, स्पोर्ट्स में किसी ने अच्छा काम किया है, तो उन लोगों की वेरियस एक्सपर्टीज होती है। ठीक है, उनको जो है उनको नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? बाई प्रेसिडेंट। 12 मेंबर ये और 238। अब चलते 12 मेंबर का क्लियर हो गया आप लोगों को कौन कौन से होंगे। अब ये 238 जो है ये एलोकेशन होती है बेस्ड ऑन दी फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में जो बेस्ड है रिप्रेजेंटेटिव, कैसे देखना, सीट की एलोकेशन, जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा 31 है, ठीक है, महाराष्ट्र में 19 है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में 16 है। ये जो है जो सबसे ऊपर है ये चेंज सब्जेक्टेड टू चेंज है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो टॉप 3 पे यही, यहाँ से इलेक्ट होके आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से, ध्यान रखना। अच्छा, इलेक्शन का प्रोसेस, इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट्स का। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी हैं इसमें। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज से जो है वो होता है। देखो कैसे होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलएज होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। मतलब सिस्टम वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का होता है सिस्टम, जिस तरह से प्रेसिडेंट के केस में होता है। थोड़ा प्रेसिडेंट के केस में थोड़ा एक दो ट्वीक्स हैं। तो इस तरीके से ये लोग इलेक्ट करते हैं एमएलएज। एमएलएज को कौन इलेक्ट करता है? लोग करते हैं। एमएलए फिर जाके इनको इलेक्ट करते हैं, इन एमपीज को, जो बैठेंगे जाके राज्यसभा में। ठीक है, तो करंट एक्चुअल में करंट क्या है एज ऑफ 2024, यहाँ पे डाल दिए 2026 भी ले लो, 245 मेंबर्स। ठीक है, 233 इलेक्टेड हैं और 12 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। समझे? 12 पीपल्स आर नॉमिनेटेड और जो है 12 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स, सॉरी 233 जो है वो इलेक्टेड है। और ये अभी टोटल संख्या एक्चुअल में क्या है? 245। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 250। तो ये है कॉम्पोजिशन जो है राज्यसभा का, जो आर्टिकल 80 में दिया गया। अच्छा, की फीचर्स अगर राज्यसभा के देखो, मैंने पिछले में बताया था ये एक परमानेंट बॉडी है, ये सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन नहीं है, ये 5 साल में डिसॉल्व नहीं होती है लोकसभा की तरह। एक और चीज़ है कि अब डिसॉल्व नहीं होती है क्या? जो मेंबर इलेक्टेड हैं वो हमेशा ही रहेंगे, जो नॉमिनेटेड है वो हमेशा के लिए राज्यसभा में रहेंगे जब तक वो 60 साल के होते या फिर मरते नहीं। 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं। इनकी टर्म जो है 6 ईयर होती है, 6 साल की टर्म। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहीं 5 साल दिया होगा और आप जो है लोकसभा का सोच के टिक कर दोगे। आप सोचते हो कि हर जगह ज़्यादातर 5 साल होता है, नहीं, 6 साल की टर्म होती है। हर 2 साल में जो है 2 ईयर्स में जो है ये रिटायर होते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी, ताकि प्रमोट करे फेडरलिज्म, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स को यूनियन में जो है रखने के लिए ये लोग होते हैं। ओके, एक और चीज, फिर जो है बहुत सारे डिफरेंट फील्ड से लोग जो है उनकी एक्सपर्टीज को भी जो है लेजिस्लेचर में लाया जाए। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर को
सचिन तेंदुलकर को मेंबर बनाया गया। ठीक है, किस लिए? उनकी एक्सपर्टीज, स्पोर्ट्स में उनकी एक्सपर्टीज है। ठीक है, अगर वैसे शायद एक्चुअल में इन्होंने उतना काम किया या नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि जब कोई लॉ, जब कोई लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर का पार्ट है अब राज्यसभा, जब कोई लॉ बनाया जाएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इनकी सलाह ली जा सके। जैसे आर्ट से अगर समझ लो कि कमल हसन, जैसे जो कमल हसन है वो एक एक्टर है ना। तो जब कोई लॉ, जैसे सेंसरशिप पे लॉ बनाया जाएगा, सेंसरशिप पे अगर कोई कानून बनाया जाएगा, क्योंकि वो सिनेमा से रिलेटेड है, तो ये ऐसे इंसानों की जो है राय ली जा सकती है। कोई लिटरेचर पे जब जब लिटरेचर का बात आएगी, ठीक है, उन पे वैसा कोई मेंबर इलेक्ट, इसलिए 12 मेंबर्स जो हैं, 12 मेंबर्स याद रखना, 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटेड होते हैं ये। नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड जो भी है, नॉमिनेट किए जाते हैं या फिर नॉमिनेटेड जो भी है, किसके द्वारा किए जाते हैं? ये इलेक्टेड नहीं होते, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ताकि डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, क्या याद रखना, डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज के लोगों को, ताकि ये हेल्प कर सके लॉज लेजिस्लेचर में। ठीक है, ओके, इसलिए होता है। तो आर्टिकल 80 अगर पूछा जाए, व्हाट डज आर्टिकल 80 सिग्निफाइज? सीधा क्वेश्चन है, आर्टिकल 80 क्या बताता है? ये बताता है कॉम्पोजिशन किसकी? कॉम्पोजिशन काउंसिल ऑफ स्टेट की, काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। ठीक है, इसका एक और नाम है, क्या है? अपर हाउस। ठीक है, इसको यूके में क्या कहते हैं? एक और नाम से कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अच्छा, ठीक है, इसका एक और काम है, वो क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको देखना। ठीक है, एक और काम है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स को देखना। समझे? तो ये जो है, ये राज्यसभा का और आर्टिकल 80 का है। इसकी कॉम्पोजिशन मैंने बता दी, मैक्सिमम 250 मेंबर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटली कितने हैं? 245, जिसमें से माइनस करो 12 जो हैं वो क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर हैं। तो बचे कितने? इलेक्टेड कितने रह गए? 233। इससे ज्यादा आर्टिकल 80, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन इस आर्टिकल से नहीं बनेगा। समझे? एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता था कि आर्टिकल 80 किसके बारे में कहता है, वो आप बोल सकते थे राज्यसभा के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल्ड वाइज इसमें से जो कोई क्वेश्चन बन सकता था, 110% मैं कह सकता हूं इससे बाहर कोई क्वेश्चन आर्टिकल 80 का नहीं बनेगा। एंड यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो थैंक यू, अगले आर्टिकल में मिलते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बोलना भूल गया कि इस आर्टिकल वाली सीरीज़ के साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ, 1 वीडियो 1 आर्टिकल को डिटेल वाइज हम डिस्कस करें, इसके साथ साथ मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं। और वो भी मैंने कुछ इसी तरीके से स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि 1-2 घंटे का लेक्चर करके उसमें सारी चीज़ें जो है डाल के उसका कोई फ़ायदा नहीं। हम एक पर्टिकुलर आर्टिकल को लेके चलेंगे, पर्टिकुलर चीज़ों को लेके चलेंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती है। और प्लस जो है छोटी सी वीडियो आप देख के जो है समझ कर जो है आप कर सकते हो, 5 मिनट अपने लाइफ के दे सकते हो किसी चीज़ को जो इंपॉर्टेंट है, जिससे कहीं कभी ना कभी क्वेश्चंस बनेंगे। इफ़ अगर आप 500 आर्टिकल्स 400 आर्टिकल्स जो है इस तरीके से करोगे, 395 आर्टिकल्स ऐसे करोगे, तो एक एक आर्टिकल के बारे में आपको जानकारी है। अगर आप 395 आर्टिकल एक सीटिंग में कर दोगे तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? आपको आर्टिकल 1 पता है, 17 पता होगा, 352 पता होगा, बस। ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल 21 पर फंडामेंटल राइट्स का पता होगा, या कोई डीपीएसपी का आर्टिकल 51A पता होगा। इसी तरीके से मैंने नेशनल पार्क वाली सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम स्टेट वाइज डिस्कस कर रहे हैं।
एक स्टेट में कितनी नेशनल पार्क है, उस नेशनल और हर एक नेशनल पार्क का क्या फीचर्स है, कौन सी स्पीशीज़ है, कौन से बर्ड स्पीशीज़ हैं, कौन सी इंडेंजरिंग स्पीशीज़ हैं, कहाँ पे लोकेशन है, उस तरीके से डिस्कस करें। फिलहाल मैंने जो है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल जो है वो डिस्कस कर दिया है, और आज मैं जो है हरियाणा को लेके चल रहा हूँ। हरियाणा और जो है लगभग पंजाब को भी जो है वो कवर करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो सीधा जाओ यूट्यूब पे, चैनल को क्लिक करो, देन देयर विल बी आर्टिकल्स। मैं कुछ 2 दिन में प्लेलिस्ट भी बना दूंगा उसकी। ओके, तो थैंक यू, गुड बाय।